बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और आपका शुक्रिया भी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम और आप मिलकर सोशल मीडिया फायरवॉल को काफ़ी हद तक नाकाम बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि रजीम ने जो प्लान किया था कि हमारी आवाज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी, वो जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया, वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर करें। ये तीनों चारों काम करने की वजह से जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने पिछले हफ्ते के आए हैं, उसमें हम काफ़ी हद तक सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए हैं, और जो असरात प्लान किए गए थे वो नहीं हो सके। उसके लिए आपका खुसूसी शुक्रिया भी और आपको शाबाश भी, और रिक्वेस्ट होगी कि इन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू रखिए ताकि हमारी आवाज़ जो है वो दूर तक पहुँच सके। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखेंगे, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान की सज़ाए मौत का जो है वो केस है। ये नेवल डॉक के ऊपर ये हमला हुआ था, ये अफसरान शायद उस पर मुलव्वस थे। इन्हें पाकिस्तान नेवी ने कोर्ट मार्शल के दौरान सज़ाए मौत दी थी। इन 5 लोगों की सज़ाए मौत पर पिछली पेशी में इनका असल में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 5 नेवल साबका ज़ाहिर है नेवल अफसरान हैं, इन्होंने अपील की हुई थी, जिसमें इन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से, ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी जज सुनता, बाबर सत्तार सुन रहे हैं, तो रिक्वेस्ट की थी कि जी जब हमें सज़ाए मौत दी गई तो ना हमें वकील की एक्सेस दी गई, ना हमें प्रॉपर जो लिटिगेशन थी उसमें जो हमारे हकूक़ थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, तो इसलिए हमारी सज़ाए मौत को रोका जाए और एक दफ़ा दोबारा हमारे पूरे प्रोसेस को कानून के मुताबिक देखा जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने पिछली दफ़ा इस पर स्टे ऑर्डर दिया था। नेवी से पूछा गया कि आप रिकॉर्ड दे दीजिए, उन्होंने रिकॉर्ड देने से इनकार किया या मना किया। आज दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि आप रिकॉर्ड लेकर आए हैं कि इनको किस तरीके से सज़ाए मौत दी गई, मीन किन इल्ज़ामात के तहत क्या प्रोसेस फॉलो किया गया, उस पर नेवी ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड नहीं देना चाहते तो फिर कानून के मुताबिक मैं फ़ैसला सुना देता हूँ, आप कंफर्टेबल हैं, बाद में ये ना कहिएगा कि आपका जवाब नहीं आया। जिस पर पाकिस्तान नेवी के वकील ने कहा कि हमें एक मौका दीजिए, मैं पूछ लेता हूँ कि हमने आपको रिकॉर्ड फ्राहम करना है या नहीं। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं कोई खुफिया रिकॉर्ड नहीं मांग रहा, अगर कोई मुल्की नेशनल सीक्रेट्स हैं तो वो आप ना बताइए, लेकिन जो प्रोसेस जिसके तहत और वजह जिसकी वजह से इन्हें सज़ाए मौत दी गई वो इनको भी पता होनी चाहिए, कौम को भी पता होनी चाहिए, अदालत को भी पता होना चाहिए। तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में भी, कहीं पर भी किसी को भी सज़ा दी जाती है तो जाहिर है उसके जुर्म को बताया जाता है, ताकि पूरी कौम को पता चले कि इन लोगों ने अगर जुर्म किया तो वो क्या किया है। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये ऑर्डर्स किया। अच्छा जी, दूसरी खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के रास्ते से एक और कांटा जो है वो निकल गया है। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हाल ही में जो उन्होंने डिबेट जीती है, और डिबेट में जो बाइडन साहब की परफॉर्मेंस, उस पर तो मैंने तफसीली तजिया दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है उसने 6-3 से एक फ़ैसला दिया है। जी हाँ, 6 जजेस ने ट्रंप के हक़ में और 3 ने मुखालिफ। फ़ैसला क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने? फैसला ये दिया है कि जो सबसे ख़तरनाक केस ट्रंप पर बनाया जा रहा था वो ये था कि ट्रंप जब सदर थे, और जाहिर है सदर आप होते हैं तो इलेक्शन, जैसे इस टाइम जो बाइडन सदर हैं, अभी नवंबर में जो इलेक्शन होना उस टाइम वो सदर ही होंगे, और उसके नताइज आएंगे तब भी वो सदर ही होंगे। तो ट्रंप भी ऐसे सदर थे, और वो इलेक्शन के नताइज, उन पर इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन के नताइज बदलने के लिए लोगों को उन्होंने इश्ताल दिलाया, कॉन्स्पिरेसी बिल्ड की और मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश की, और जो इलेक्शन के रिज़ल्ट में वो हार गए थे उसको मानने की बजाय उन्होंने उन रिज़ल्ट्स को बदलने के लिए आवाम को इश्ताल देकर बहुत सारे गैर कानूनी काम किए। इसके ऊपर एक रियासत की जो हाई कोर्ट है वो पहले ही इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर चुकी है, ट्रंप साहब के ख़िलाफ़, कि इनको कोई इम्यूनिटी नहीं है। मीन वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को वैसे तो इम्यूनिटी होती है, लेकिन ये तमाम काम जो हैं ये उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट इम्यूनिटी के अंदर नहीं आते, बल्कि इनके ऊपर केसेस चलने चाहिए। ये सबसे ख़तरनाक तरीन केस ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने यह फ़ैसला दिया है कि ट्रंप को इम्यूनिटी है।
जी हाँ, 6 जजेस ने कहा कि ज़्यादातर चीज़ों में उन्हें इम्यूनिटी है, अगर कुछ में नहीं है तो हाई कोर्ट पहले वाजे करे कि किस में इम्यूनिटी है और किस में नहीं है। मतलब कि वो जो केस आगे बढ़ रहा था उसको उठा के 2 साल पीछे फेंक दिया, साल पीछे फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ इम्यूनिटी भी दे दी। तो अब ट्रंप के ऊपर से जो ज़्यादातर चार्जेस थे इस केस के अंदर, जिसमें वो इम्प्लीकेट हो सकते थे, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकता था। और मैंने कहा कि सबसे ख़तरनाक केस यही था उनके खिलाफ, ये जो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन के रिजल्ट्स को ना मानकर कॉन्स्पिरेसी करने और फिर दंगे फसाद करवाने और लोगों को जो है वो इश्ताल दिलाने, ये सबसे ख़तरनाक केस था। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने कह दिया है कि उन्हें एज अ सदर इम्यूनिटी है, उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, और अगर किसी चीज़ में इम्यूनिटी नहीं है तो पहले उसका लोअर कोर्ट फैसला करे। बहुत बड़ी विक्ट्री है ये प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और उनके रास्ते साफ होते नज़र आ रहे हैं, और उससे पाकिस्तान के ऊपर भी असरात जो हैं वो आपको गहरे होते नज़र आएंगे आने वाले हर दिन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी पर भी। अगली बात जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है उनकी जो बदतरीन परफॉर्मेंस थी, प्रेसिडेंट बाइडन की फैमिली जो है वो इतवार वाले दिन इकट्ठी हुई है, इतवार और पीर वाला दिन उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन के साथ गुजारा है। प्रेसिडेंट बाइडन वाइट हाउस पीर शाम तक वापस नहीं आए ओवल ऑफिस से, और वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहे। ये एसोसिएट प्रेस और पॉलिटिको जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं दोनों, फॉक्स न्यूज़ भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर उनकी फैमिली जो इकट्ठी हुई, उन्होंने उनकी बैड परफॉर्मेंस की सारी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी है उनके स्टाफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपकी तैयारी ठीक नहीं करवाई गई थी, आपको उससे पहले रेस्ट नहीं करवाया गया था, सोने नहीं दिया गया था पूरा, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर रही। अगर आप आम लफ्ज़ों में कहें तो ट्रंप तकरीबन कच्चा चबा गया था प्रेसिडेंट बाइडन को, मुहावरतन कह रहा हूँ। जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही बुरी थी। उसके बाद से अब डेमोक्रेट सोच रहे हैं, बहुत सारे डेमोक्रेट्स के अंदर ये बातचीत चल रही है और अखबारात रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि अब शायद लग रहा है कि कहीं डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपना जो कैंडिडेट है वो ही ना बदल दें। बहरहाल जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं, वापस सीधा पंजाब में और वहाँ किसान की तरफ। किसान से गंदम खरीदी गई थी 1800 से लेके 2500 रुपये 2400 रुपये तक। आप सबको पता है कोई बहुत खुशकिस्मत था तो वो 2600 2800 रुपये में बेच बैठा था, लेकिन ज़्यादातर किसान ने ये गंदम बेची थी। अब वो गंदम वापस 3500 रुपये में हो गई है। जी हाँ, किसान लुट गया, किसान बर्बाद हो गया। आपको थोड़ी देर के लिए किसान की कीमत पर, जी हाँ, किसान की जेब पर डाका डाल के इस चोर हुकूमत ने चंद दिन आपको आटा भी सस्ता दे दिया। अब जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उन्होंने ये बताया है कि आटा भी वापस महंगा हो गया और गंदम 3500 रुपये तक चली गई है। अब बस इंतज़ार कीजिए 15-20 दिन में, महीने में आप देखेंगे ये 4000 क्रॉस करेगी। किसान को लूट लिया गया, मिडल मैन ने हर तरफ से पैसा बनाया, पहले किसान को लूटने में, अब आटे के ऊपर आपको लूटने में। ये मैनेजमेंट है पंजाब हुकूमत की, और बताया जा रहा था कि हमने आटा सस्ता कर लिया, वो भी किसान की कीमत के ऊपर। मीन किसान की जो है वो इकॉनमी तोड़ के, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। किसान अगली फसल लगाने के काबिल नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं गांव के अंदर लोग कितने मजबूर हुए बैठे हैं इस टाइम। अच्छा जी, दूसरा भी एक और इसी तरह का स्कैंडल आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई से, जी हाँ, 10 जुलाई से पाकिस्तान जो है वो अब चीनी एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, और चीनी एक्सपोर्ट जो है वो होगी अफ़गानिस्तान और दूसरे जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं उनमें। मज़े की बात यह है कि इन मुल्कों से अभी तक कोई जो सॉलिड ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए, लेकिन फ़ैसला ये किया गया है कि चीनी ट्रकों पर लाद कर अफ़गानिस्तान के रास्ते बस भेजी जाएगी, वहाँ उन मार्केट्स में रख कर बेची जाएगी, और जैसे ही चीनी जाएगी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तरफ आटे पर किसान को लूटा, सारफ को लूटा, आटे और गंदम पर, अब चीनी पर भी वही काम जो है ये करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अली जैदी साहब के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं धड़ाधड़, आजकल वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और भी दोस्त दे रहे हैं, लेकिन अली जैदी साहब भी धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं। और उन्होंने एक बयान दिया था, आपको पता ही है कि मैं इमरान खान से जेल में मिलना भी चाहता हूं और उनके गले लग के रोना भी चाहता हूं। इमरान खान आपकी फुफ्फो तो है नहीं जिनके गले आपने लग के रोना है, ये काम तो आप किसी और के साथ कर लीजिए। इमरान खान गले मिलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, आपको इस बात का पता है, क्रिकेट के दौरान भी आपको पता है, सियासत में भी। लेकिन बहरहाल आप गले मिल के रोना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ के किस लिए रोना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी हालिया बयान में उन्होंने कहा, ये तो 2 दिन पुराना बयान था कि मैं गले लग के रोना चाहता हूँ, अभी उन्होंने कहा कि मुझे अभी पीटीआई में नहीं जाना, और उन्होंने कहा कि अटैक जो है वो मुझ पर ना करें, हुकूमत पर करें।
तो आपको भी यही जवाब है जनाब कि आप भी अटैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी मौजूदा क़यादत पर ना करें, क्योंकि बेचारी मौजूदा क़यादत की वजह से इमरान खान जेल बनी। आपको बहुत सारे लोग आकर आजकल बताते हुए नज़र आएंगे कि मौजूदा क़यादत जो है वो इमरान खान को बाहर निकालने में नाकाम हो गई है, मौजूदा क़यादत इमरान खान को बाहर नहीं निकाल रही, मौजूदा क़यादत ये नहीं कर रही, मौजूदा क़यादत वो नहीं कर रही। मुझे एक बात बताइए, ये तो ऐसे ही है जैसे मेरा भाई अगवा हुआ है और आप मुझे बताएं कि वो मेरी वजह से अगवा हुआ है। हाँ, एक हिसाब से तो हुआ है। अगर मैं आज ही इमरान खान को छोड़ दूं और मैं सच बोलने से तौबा कर लूं तो मेरा भाई आज ही रिलीज़ हो जाएगा। तो इस एतबार से तो मैं ही ज़िम्मेदार हूं। लेकिन अगर आप मुझे ही कहें, इस्टेब्लिशमेंट को ना कहें जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है, तो फिर आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सामने बड़ी वाज़े हो जाती हैं। तो अली ज़ैदी साहब, इसी तरीके से आपसे गुजारिश है, आपके दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आप वाकई इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं तो जिन्होंने अंदर रखा हुआ है उन पर तनकीद करें। आप भी मुड़कर पीटीआई पर ही तनकीद करते हैं कि पीटीआई ने अंदर रखा हुआ है। पीटीआई की वजह से या पीटीआई की नाहली की वजह से इमरान खान अंदर नहीं है। मुल्क के मायानाज वकील जो हैं सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, वो उनके केसेस लड़ रहे हैं और केसेस जीत भी लिए हैं। अब तो एक झूठे केस, इद्दत में निकाह के केस में अंदर रखा हुआ है। तो ये रखा इस्टेब्लिशमेंट ने है। आप भी उन पर क्रिटिसिज्म करने की बजाय पीटीआई पर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो मेहरबानी करके आप भी अपनी तोपों का रुख वहाँ करें जहाँ करना चाहिए। हाँ, अगर आपको भेजा ही उन्होंने है कि आप पीटीआई के अंदर मजीद डिस्ट्रक्शन करें तो वो एक और बात है ज़ैदी साहब। अच्छा जी, अगली खबर ये कि अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। सिपरा साहब ने कहा है वो अदालत हाजिर नहीं हो सके, उन्होंने अदालत से छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा छुट्टी नहीं, वारंट जारी करो। ये वही अदालत है जिसमें मेरा भी केस चलता रहा, ये वही अदालत है जिसमें अभी मोईद पीरज़ादा, वजाहत सईद, साबिर शाकर, हैदर मेहदी, आदिल राजा, शाहीन सबाई और बहुत सारे दूसरे लोगों के केसेस जो हैं उनमें उनकी जायदाद जब्त करने, उनके पासपोर्ट कैंसिल करने, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने का अभी फ़ैसला इसी अदालत से आया था। इसी ने अब अली अमीन गंडापुर की ज़मानत जो है वो उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी की है, नाकाबिले ज़मानत। उनको अगली दफ़ा अदालत हर सूरत आना पड़ेगा अब। और मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी मैसेजिंग है कि आप जो बयानात देने ना दें, वरना फिर आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि अयाज़ अमीर, आपको पता है कि दानिश्वर हैं, बेहतरीन लिखते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और ये कहा है कि पीटीआई के ज़ोमा जो है वो कुछ होश संभालें, आपस में लड़ाई और आपस में तनकीद की बजाय वो फोकस करें जो इस टाइम सबसे बड़ा इशू है और वो इमरान खान को जेल से निकालने का है। इसलिए एक दूसरे पर तनकीद नहीं करें, बल्कि जुड़कर इकट्ठे होकर, जिस तरह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, आप भी इमरान खान के साथ खड़े हों, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत ही साइब मशवरा है, यही करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये किया नहीं जा रहा। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान का टोटल कर्जा है, लेकिन अशराफिया के गैर मुल्की जो असासे हैं पाकिस्तान से बाहर वो 150 अरब के हैं, जिनमें से 100-125 अरब की तो मनी ट्रेल भी नहीं है, मीन लूटा हुआ पैसा है। आप गौर कीजिए कि एक तरफ मुल्क 130 अरब डॉलर के कर्जे के नीचे चला गया और दूसरी तरफ वही पैसा लूट कर बाहर जायदादें बना ली, तो फिर पाकिस्तान गरीब तो ना हुआ, हर पाकिस्तानी कर्जदार तो ना हुआ। असल तो ये अशराफिया है जो लूटमार कर रही है। और अभी भी आप देखें कि एक तरफ तनख्वाहदार लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, एक तरफ चैरिटी हॉस्पिटल्स तक टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। दूध की कीमत आपके सामने रख देते हैं। जी हाँ, ये दूध बनाने वाली एक कंपनी का जो हमारे सामने रेट लिस्ट आई है, ये रेट लिस्ट जो सोशल मीडिया से हमें मिली, इससे नज़र ये आया है कि 295 रुपये से 370 रुपये लीटर जो है वो दूध कर दिया गया। 75 रुपये फ़ी लीटर, जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 75 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है इस बजट की वजह से। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ कौमी असम्बली के लोगों के ट्रैवल के अखराजात 150% शायद बढ़ा दिए हैं, उनके जो दूसरे अलाउंसेस है वो बढ़ा दिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, जो प्रेसिडेंसी उसके लिए 1.25 अरब के एक्स्ट्रा पैसे रखे गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके लिए भी मेरा ख्याल 25 के 30% ज़्यादा अखराजात जो रखे गए हैं कि पता नहीं 23% है। जो घाटा पड़ रहा है ओवरऑल पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पैसा खा रहे हैं, वो 1000 अरब के करीब पहुंच गया, 23% उसमें इजाफा आ गया। और एक तरफ ये अल्ले तललियाँ देखें और दूसरी तरफ ज़रा सोचिए, दूध 75 रुपये ज़्यादा, और मरियम साहबा ने ऐलान किया है कि वो रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से ग्लास ट्रेन बनाएंगी ऊपर मरी जाने के लिए। मरी के तो पहले हालात कोई नहीं छोड़े, ऊपर से आप ग्लास ट्रेन भी चढ़ाएं, ग्लास ट्रेन चढ़ाएंगी तो और लोग वहाँ पहुँचेंगे। पहले ही वो ओवर क्राउडेड है, पहले ही वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं वो आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, और अब सिर्फ शोकेस करने के लिए एक मंसूबा और उसमें से
किकबैक्स खाने के लिए जिस तरीके से आपको हमने मेट्रो लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ ने किस तरीके से माल बनाने की कोशिश की थी, वो आपके सामने रखा था सब कुछ। तो जिस तरीके से मेट्रो में ये किया गया था, उसी तरीके से अब ये ग्लास ट्रेन जो है ये भी अब चलाने की कोशिश की जाएगी, इसमें पैसा बनाने की कोशिश की जाएगी। असल मामला ये होगा। अच्छा जी, अगली ख़बर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि पीटीआई ने बिजली के बिलों के ऊपर आवाम को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। जो आए हैं, ज़ाहिर है इस पर एहतजाज भी शुरू होगा जल्द। आवाम पहले से ही एहतजाज कर रही है, ताजर एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने इस पर एहतजाज का फ़ैसला किया है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये वो एरिया है जिस पर आप देखेंगे कि आवाम खुद से निकलेगी, क्योंकि अब आवाम को वो हीट फील हुई है। आवाम ये बिल नहीं दे सकती, लोगों के हालात बहुत मुश्किल हो गए, वो अब ये बिल अदा नहीं कर सकते। अपने एसेट्स बेचकर ही वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जिसके पास एसेट नहीं होंगे उसका मीटर कटेगा। तो अवाम अब बाहर आने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगले दिनों में आप इस सिलसिले में देखेंगे कि किस तरीके से अवाम अब बाहर आना जो है वो शुरू होगी। करम एजेंसी के अंदर जी शादी की एक तकरीब में एक शख्स ने जेब के अंदर हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था। माशाल्लाह, क्या काम है इनके। और बच्चों समेत 19 अफराद ज़ख्मी हुए क्योंकि वो हैंड ग्रेनेड उनकी जेब में ही फट गया है। तो ऐसे बेवकूफ़ों को शादियों से दूर रखा करें जो ऐसी चीज़ें जेबों में डाल के फिरते हैं, ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें। अगली खबर कराची से। डाकू राज इतना ज़्यादा हो गया कि डाकुओं ने पुलिस के एसएचओ को लूट लिया है। और जरदारी साहब का पिछले दिनों बयान था कि डाकुओं को कौमी धारे में लाना चाहिए। तो बिल्कुल डाकू जो हैं वो कौमी धारे में जो है वो आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। अब आपने फैसला करना है कि उनको आपने कितना और कौमी धारे में लाना है, आप लाना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि इस वक्त मोटरवेज़ के टोल टैक्स जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप मोटरवेज़ पर सफ़र करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मोटरवेज़ के जो टोल टैक्स हैं सारे के सारे, वो सारे भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कोई चीज़ सस्ती रह नहीं गई। दूध 75 रुपये फ़ी किलो अगर महंगा हुआ है, बिजली आपके सामने, गैस आपके सामने है, गंदम की हमने आपको प्राइस बता दी है किधर को जा रही है और आगे भी वो किधर को जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हीट फील करेगी पब्लिक आने वाले दिनों में, वो सब कुछ क्या होने जा रहा है। एक आध वीडियो आपके सामने आखिर पर रखते हैं और वो देखिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा। और आज का जो पंजाबी वीलॉग है उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हमने कवर की हैं इसी से रिलेटेड। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अम्मा मेरा 15,000 बिल आया पर मेरे जती में ना मेहरबानी करो, मेरे ऊपर इमदाद करो। मैंने बच्चे गर्मी कने मशहूम बच्चे तंग थी, वैसे मेहरबानी करो। 15,000 आया पाई, या मेहरबानी करो मेरे नाल इमदाद कराओ मेरे बच्चे। मैं तंग बहुत तंग, मैंने बचरा मेरे नाल इमदाद करो। मेरा 15,000 आया पाई, मेरे बच्चे वो दंगता समीटर पटे ने मेरे बच्चे गर्मी कने मार दे, गर्मी कने मेरा बचरा है। अल्लाह तुम्हारी हियाती रखे, मेहरबानी करो मेरे नाल इमदाद करो। अम्मा मेरे बचरे जती बिल आया पर 15,000, मेहरबानी करो मेरे नाल इमदाद करो। मेरे बचरे वो दंगता समीटर पटे ने मेरे बचरे, मेहरबानी करो इमदाद करो मेरे नाल जती के मेरे बच्चे नालों बिल पटे ने, यो मीटर पटे ने मेरे बच्चे औखे थी बेसन। मैं देखो जो जिंदगी की खरनवा देना बरो मीटर पटे ने।